हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। और यहां पर हम लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11। जी हाँ, चैप्टर नंबर 11 है कंप्लीट। यहां पे आपको चैप्टर बताया जाएगा और ये आपके लिए पूरे पूरे एनसीईआरटी पर ही आधारित बनाया गया है और पूरा कवर करा देंगे। हैंड रिटेन है मेरे प्यारे बच्चों, खुद से हाथ से लिखी गई नोट से लिखवाए हुए हैं और ऐसा नोट्स आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, आप ढूंढ लीजिएगा। और आपको कुछ दिनों में ये जो हैंड रिटेन है ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। नंबर मेरा है 80 81 32 30 81, या बैनर पर नंबर अगर बदलता है तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा यूट्यूब बैनर पर। और इस पर आप व्हाट्सएप करके केवल 299 रुपये में हाथ से लिखी हुई नोट्स खरीद सकते हैं। ठीक है ना, हाथ से लिखी हुई नोट्स आपको मिल जाएगी। और देख लीजिएगा चैप्टर नंबर 11 केवल केवल 11 पेज में आपको पूरा खत्म कर देंगे। तो सबसे पहली हेडिंग आती है जैव प्रौद्योगिकी। और हाँ, 1 से लेकर 9 चैप्टर तक दोबारा आपको कवर कराएंगे। 1 से लेकर 9 चैप्टर तक दोबारा कवर कराएंगे ताकि आप नीट की तैयारी करते हो या फिर बोर्ड की कर रहे हो तो फिर से आप बना सकें, क्योंकि 10 से लेकर 16 चैप्टर तक अच्छे से करवा दिए हैं। उसके पहले करवाया गया लेकिन वो थोड़ा सा टफ है पढ़ने में, इसलिए मैं आपको 1 से 9 तक फिर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला आपकी हेडिंग आती है जैव प्रौद्योगिकी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी होता क्या है? तो यह दो शब्दों बायो तथा टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। जैव प्रौद्योगिकी किससे बना हुआ है? तो यह दो शब्दों बायो तथा टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। इसका अर्थ है जैविक कारकों, उनके घटकों अथवा उनसे प्राप्त एंजाइमों के उपयोग द्वारा लाभदायक उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करना। सूक्ष्म जीवों जैसे कि जीवाणु, शैवालों, कवक, ऊतकों आदि में से किसी भी जीवित तंत्र को मानव समाज के लिए उपयोगी उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही जैव प्रौद्योगिकीकरण कहते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकीकरण किसे कहा जाता है, ये पूरी परिभाषा है। आपको जैव प्रौद्योगिकीकरण यहाँ से ले सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु, शैवालों, कवक, ऊतकों आदि में से किसी भी जीवित तंत्र को मानव समाज के लिए उपयोगी उत्पादों को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही जैव प्रौद्योगिकीकरण कहती है या जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। अब जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा किसके द्वारा? यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ द्वारा, यानी कि ईएफबी द्वारा दी गई परिभाषा क्या होती है? नए उत्पादों एवं सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान, जीव कोशिका व उनके घटकों का आणविक स्तर पर उपयोग तथा समायोजन जैव प्रौद्योगिकी है। ओके। जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत क्या होता है? तो इसके विकास में निम्न दो तकनीकों का योगदान है। पहला क्या है? अनुवांशिक इंजीनियरिंग। जीवों के अनुवांशिक पदार्थ डीएनए या जीन में आवश्यकता अनुसार फेरबदल करके फिनोटाइप में बदलाव करना अनुवांशिक इंजीनियरिंग आता है। रसायन इंजीनियरिंग, इसमें रोगाणु रहित सूक्ष्म जीवों या सुकेंद्रकी कोशिकाओं में वृद्धि कर अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों जैसे प्रतिजैविक टीके, एंजाइम आदि का निर्माण किया जाता है। उसे हम लोग रासायनिक इंजीनियरिंग कहते हैं। अब आपका आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अथवा पुनर्योगज डीएनए तकनीकी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अथवा पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या होता है? डीएनए की संरचना में आवश्यकता अनुसार फेरबदल करने को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। इसका कृत्रिम संश्लेषण, दो अलग अलग जीवों के डीएनए खंडों को जोड़कर नया डीएनए बनाना, डीएनए की मरम्मत, डीएनए से कुछ न्यूक्लियोटाइड को हटाकर जोड़कर या विस्थापित करके इच्छित संरचना वाले नए डीएनए अणुओं का संश्लेषण करके जीवधारियों में इच्छित गुणों का समावेश करना जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या होता है? ध्येय है। दो अलग अलग स्रोतों के डीएनए खंडों के जुड़ने से बने डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तथा इस प्रक्रिया को पुनर्योगजन कहते हैं। अब आता है पुनर्योगजन डीएनए तकनीकी के विकास के कारण। ऐसा क्या क्या कारण है जो कि पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के विकास कारण बने हैं? तो इसे जीन क्लोनिंग या जीन संबंधन भी कहते हैं। इसके द्वारा अलग अलग प्रजाति के जीवों के डीएनए अणुओं के खंडों को जोड़कर जोड़कर पुनर्संयोजित डीएनए बनाया जाता है। तीसरा, और इसे उचित पोषक में पहुंचाया जाता है। ठीक ना। इस तकनीकी की सफलता के 3 कारण हैं। कौन कौन से? डीएनए की विकृतीकरण एवं पुनर्स्वाभाविकरण की क्षमता। तीसरा, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तीसरा, जीव संबंधन तकनीकी।
अब आता है पुनर्योगज बायोटेक्नोलॉजी के लिए आवश्यक पदार्थ या डीएनए तकनीकी के साधन। तो पहला होता है आपका एंजाइम। एंजाइम क्या है? पुनर्योगज तकनीकी में निम्नलिखित एंजाइम कार्यरत हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका लयन एंजाइम। क्या होता है? लयन एंजाइम। लयन एंजाइम क्या होते हैं? ये एंजाइम कोशिका भित्ति का लयन करके कोशिका का डीएनए प्राप्त करने में सहायक होते हैं। दूसरा विदलन एंजाइम, ये डीएनए अणु को वांछित खंडों में तोड़ने का कार्य करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा एंडोन्यूक्लियस, तीसरा प्रतिबंधन न्यूक्लियस, ठीक है ना। फिर आता है आपका एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा कटे हुए सभी डीएनए खंडों के चिपचिपे सिरे एक क्या होते हैं? समान होते हैं। दूसरा पॉइंट, एक समान सिरे प्राप्त करने के लिए वाहक डीएनए के अणुओं को एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटे जाना क्या होता है? आवश्यक होता है। फिर आता है आपका तीसरा संश्लेषी एंजाइम। तो संश्लेषी एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? डीएनए पॉलीमरेसेज और दूसरा होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो डीएनए पॉलीमरेसेज क्या होता है? इसकी सहायता से डीएनए टेम्पलेट पर पूरक डीएनए का संश्लेषण होता है। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है? इसकी सहायता से डीएनए आरएनए रज्जु पर आरएनए वलयकों का संश्लेषण होता है। चौथा होता है लाइगेजेज। लाइगेजेज क्या होता है? इसके द्वारा टूटे हुए पूरक डीएनए खंड आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं। विभिन्न प्रकार के डीएनए। अब डीएनए के विभिन्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है वाहक डीएनए। वाहक डीएनए क्या होता है? प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज के डीएनए अणु को उचित पोषक के अंदर पहुंचाने के लिए पुनर्योगज डीएनए को उपयोग में लाया जाता है। इसी कारण इसे हम लोग वाहक डीएनए भी कहते हैं। फिर आता है आपका संक्रमण डीएनए या वाह्य डीएनए। फिर आता है संक्रमण डीएनए या वाह्य डीएनए। तो यह संश्लेषित डीएनए है जिसको वाहक डीएनए के साथ उचित पोषक में पहुंचाया जाता है। संक्रमण डीएनए का संश्लेषण निम्नलिखित में से किसी भी विधि द्वारा हो सकता है, ठीक है ना। वो कौन कौन से? पहला होता है इसमें पूरक डीएनए यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या सी डीएनए। तो आरएनए टेम्पलेट पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से इच्छित डीएनए का संश्लेषण किया जाता है। एल्केलाइन फास्फेट एंजाइम के द्वारा आरएनए डीएनए कॉम्प्लेक्स से डीएनए के एक वलयक को अलग करते हैं और इस वलयक पर पूरक वलयक का संश्लेषण करते हैं जिससे नए डीएनए अणु बन जाते हैं। इस प्रकार संश्लेषित डीएनए को हम लोग सी डीएनए कहा जाता है। फिर तीसरा आता है संश्लेषी डीएनए। संश्लेषी डीएनए क्या होता है? तो इस प्रकार के डीएनए का संश्लेषण उचित डीएनए टेम्पलेट पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से होता है। तीसरा आता है अनियमित डीएनए यानी कि रैंडम डीएनए। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से किसी भी जीव के गुणसूत्र या डीएनए को छोटे छोटे खंडों में पृथक करने से बने डीएनए खंडों को हम लोग अनियमित डीएनए कहते हैं। अब पुनर्योगज डीएनए तकनीकी की क्रियाविधि आती है। तो हम लोग इसको निम्नवत पदों में इसको कर सकते हैं क्रियाविधि। पहली आती है वांछित डीएनए खंड अथवा जीन का विलगन एवं वरण के द्वारा। दूसरा वाहक डीएनए अणु का चयन करके। तीसरा वांछित विजातीय डीएनए खंड को वाहक डीएनए अणु से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करना। चौथा पुनर्योगज डीएनए का पोषक कोशिका में स्थानांतरण अथवा उसकी क्लोनिंग करके। ओके, फिर आता है आपका पहला इसमें हेडिंग वांछित डीएनए खंड अथवा जीन का विलगन एवं वरण। तो वृहद अणुओं जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड तथा लिपिड आदि को हटाकर डीएनए को शुद्ध अणुओं के रूप में प्राप्त किया जा सके, इसकी क्रियाविधि निम्नलिखित चरणों में की जाती है। जैसे कि पहला आता है कोशिका का विघटन एवं उसके डीएनए को अलग करना। तो सर्वप्रथम जिस जीवाणु से डीएनए खंड को अलग करना होता है, लाइसोजाइम्स की मदद से जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को नष्ट किया जाता है और वृहद अणुओं को हटाने के लिए राइबोन्यूक्लियेज प्रोटीएज एंजाइम द्वारा उपचारित किया जाता है। वांछित डीएनए खंडों को अलग करने की एक दूसरी विधि भी है। इसमें डीएनए खंडों को उच्च तापक्रम तक गर्म किया जाता है जिससे डीएनए खंड के दूसरे सूत्रों के नाइट्रोजीनस क्षारकों के बीच के हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और डीएनए खंड के दोनों सूत्र अलग हो जाते हैं। इस क्रिया को डीएनए विकृतीकरण भी कहते हैं। तीसरा आता है वांछित डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण। तो वांछित डीएनए खंड प्राप्त करने की दूसरी विधि है
टेस्ट ट्यूब में डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण इस विधि का जो खोज का श्रेय जाता है डॉक्टर हरिगोविंद खुराना एवं एम नीरबर्ग तथा आर हॉनी को जाता है। इन्हें 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था इसी के लिए, ठीक है ना। तीसरा आता है अनुपूरक डीएनए का संश्लेषण। तो अनुपूरक डीएनए का संश्लेषण क्या है? इस विधि में आवश्यक प्रोटीन के एमआरएनए को एकत्रित किया जाता है और एंजाइम की सहायता से इसके अनुपूरक डीएनए का संश्लेषण करने के लिए एमआरएनए को टेम्पलेट के रूप में प्रयोग करते हैं। इसकी खोज एस टेमिन तथा डी बॉल्टिमोर ने सन 1970 ईस्वी में किए थे। अब आता है आपका यहाँ पे नेक्स्ट चौथा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों द्वारा डीएनए का विशिष्ट स्थलों पर विदलन तथा डीएनए खंडों का वियोजन। तो अपकेंद्रण द्वारा अलग किए गए डीएनए अणुओं को विशिष्ट प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ट्रीट करते हैं और जिससे डीएनए छोटे छोटे निश्चित खंडों में टूट जाता है। इन दो छोटे छोटे खंडों के 3 सिरों पर 4, 5 या कुछ अधिक न्यूक्लियोटाइड्स होता है और यह दोनों डीएनए खंडों के 3 सिरे पर समान होता है। अर्थात यदि डीएनए के 5 से 3 सिरे पर समान होता है, 5 से 3 सिरों क्या होता है? समान होता है। अर्थात यदि डीएनए के 3 सूत्रों पर नाइट्रोजिनस क्षारकों का क्रम AAGCTT है तो दूसरे थर्ड पॉइंट पर देखें, सूत्र पर दूसरे पर देखें तो 3 और 5 और सूत्र पर कितना रहेगा? 5 से 3 की दिशा में पढ़ने पर यह हमारा अनुक्रम क्या हो जाएगा? AAGCTT ही होता है। इस प्रकार के अनुक्रम विलोमपदी या पैलिड्रोमिक अनुक्रम कहलाते हैं। ओके, अब आता है पैलिड्रोनम या पैलिड्रोम्स क्या होते हैं हमारे? तो वे शब्द जो आगे व पीछे दोनों तरफ से पढ़ने पर एक ही समान पढ़ा जाता है उसे हम पैलिड्रोम्स कहलाता है। जैसे कि नमन और मलयालम, नमन को चाहे इधर पढ़ो चाहे इधर समान रहेगा, ठीक ना। इसके एग्जाम्पल को यहाँ पे आप ले सकते हैं। अब आता है आपका वांछित डीएनए खंडों का वर्णन। तो अंत में वांछित जीन वाले डीएनए खंडों को विखंडित डीएनए के खंडों से वैद्युत कण संचलन द्वारा अलग किया जाता है। डीएनए खंड पर ऋणात्मक आवेश होता है, अतः ये माध्यम के विद्युत क्षेत्र में एनोड की ओर गति करते हैं। वैज्ञानिक ने मनुष्य के जीनोम के डीएनए खंडों को इस विधि द्वारा पृथक किया है और विभिन्न जीन्स को क्या है? पहचाना है। अब आता है आपका मेरे प्यारे बच्चों इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुसार किसी तरल माध्यम में चार्ज कणों की गति या स्थानांतरण को इलेक्ट्रोफोरेसिस या विद्युत कण संचलन कहते हैं। एक ही चार्ज वाले कणों जैसे डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन को अलग अलग करने के लिए इस विधि का हम लोग उपयोग करते हैं। फिर आते पीसीआर विधि द्वारा लाभकारी जीन प्रवर्धन। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग किए गए डीएनए खंड की पीसीआर विधि द्वारा बड़े कम समय में अनेक प्रतिलिपियां तैयार की जा सकती हैं। यहाँ पे है पीसीए का अर्थ। पीसीए का अर्थ क्या है? तो पीसीए का अर्थ होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीए का अर्थ है। इस विधि की खोज कैरी मूलस ने यहाँ पे पीसीआर है, पीसीए नहीं रहेगा, पीसीआर है ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। इस विधि की खोज कैरी मूलस ने 1985 ईस्वी में किया था। पॉलीमरेज श्रृंखला अपक्रिया निम्नलिखित 3 पदों में पूरी होती है। प्रथम पद निष्क्रियण, ये क्या है? तो 20 से 30 न्यूक्लियोटाइड से बने संश्लेषित पॉलीमर को बड़ी मात्रा में पीसीआर मशीन में डालते हैं, उसमें उस जीन को डालते हैं जिसका प्रवर्धन करना होता है। इसे 98 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं जिससे जीन या डीएनए से दोनों स्टैंड अलग हो जाते हैं और इस क्रिया को निष्क्रियण कहते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक पद पॉलीमर या फिर एनिलिंग। तो ये क्या होता है? तो उपयुक्त मिश्रण को 60 डिग्री तक ठंडा करते हैं। सामान्यतः ठंडा करने पर डीएनए के दोनों स्टैंड पुनः युग्मित होकर डीएनए अणु बना लेते हैं, किंतु माध्यम में पाइमर्स की अधिक मात्रा होने के कारण डीएनए के कुछ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड अनुपूरक प्राइमर के साथ क्षार युगल बना लेते हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं?
एनिलिंग कहते हैं। तीसरा आता है तृतीयक पद या फिर उपक्रामक का विस्तार। तो उपयुक्त घोल में टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम तथा चारों तरफ के डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स के ट्राई फास्फेट अणुओं को मिलाया जाता है। जीनोमिक डीएनए दोनों स्टैंड को टेम्पलेट की तरह उपयोग मिलाकर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम उपक्रामक पर पूरक न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हैं और इस क्रिया को विस्तारण भी कहते हैं। अब आता है क्लोनिक संवाहक। क्लोनिक संवाहक क्या होता है? तो यह एक छोटा अणु है जो किसी उचित पोषक कोशिका में स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति करता है और जिसमें किसी विदेशी डीएनए को क्या करता है, जोड़ सकता है। प्लाज्मिड्स में क्लोनिंग हेतु विशेषताएं क्या क्या होती है? तो वैज्ञानिकों ने प्लाज्मिड का उपयोग अनुवांशिक पदार्थ के परिचालन में किया है। ये डीएनए की छल्ले नुमा रचनाएं हैं जो जीवाणु में मुख्य जीनोम के अतिरिक्त पाए जाते हैं। इन जीन्स को आर कारक भी कहते हैं। एक क्लोनिंग संवाहक में क्लोनिंग के लिए निम्नलिखित 3 विशेषताएं होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली होती है प्रतिकृति की उत्पत्ति। पहली क्या होती है? प्रतिकृति की उत्पत्ति। तो प्रतिकृति की उत्पत्ति वाले प्लाज्मिड संवाहक युक्त आर डीएनए की कई प्रतिलिपियां प्राप्त की जा सकती हैं। दूसरा आता है वर्ण योग्य चिन्ह। तो एम्फीसिलिन, टेट्रासाइक्लिन आदि एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधक प्रदान करने वाले जीन्स को वर्ण योग्य चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। ओके। अब तीसरा आता है क्लोनिंग या प्रतिबंधन स्थल। तो प्लाज्मिड पर विदेशी डीएनए के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबंधन एंजाइम पहचाने गए स्थलों को प्रतिबंधन स्थल कहते हैं। जीवाणु प्लाज्मिड का पृथक्करण निम्नलिखित विधि से किया जा सकता है। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका को अपमार्जक के साथ अपचारित करते हैं जिससे कोशिका भित्ति तथा कोशिका कला घुल जाती है और इस घोल को लाइसेट कहते हैं। लाइसेट में एसिटिक अम्ल डालते हैं। अब इसमें फिनाल डालते हैं जिससे पानी की प्लाज्मिड डीएनए मिलता है। फिर फिनाल स्तर को अलग कर देते हैं और पानी के स्तर को अल्कोहल में घोलकर डीएनए समुच्चय को निकाल देते हैं तथा इस डीएनए का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करते हैं। दूसरा वाहक डीएनए अणु का चयन। तो वाहक डीएनए का अणु का चयन निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर करते हैं। जैसे कि वाहक डीएनए आकार में छोटा होना चाहिए। दूसरा, इसे सरलता से अलग करके शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सके। तीसरा, वाहक डीएनए में वही पैलिड्रोमिक अनुक्रम होना चाहिए जो वांछित डीएनए पर है। फिर वाहक डीएनए में किसी पोषक सेल में प्रवेश कर उसे स्वतंत्र रूप से द्विगुणित करने की क्षमता होनी चाहिए। तीसरा, क्लोनिंग वेक्टर से विजातीय डीएनए खंड का निवेशन तथा पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। अब अगला क्या आता है? क्लोनिंग वेक्टर से विजातीय डीएनए खंड का निवेशन तथा पुनर्योगज डीएनए का निर्माण। तो वियोजित किए गए डीएनए खंड के इसे क्लोनिंग वेक्टर के डीएनए से जोड़ने पर पुनर्योगज डीएनए का क्या होता है? निर्माण होता है। चौथा आता है पुनर्योगज डीएनए का परपोषी जीवाणु कोशिका में निवेशन। तो पुनर्योगज डीएनए अणुओं को पोषक कोशिका के अंदर पहुंचाया जाता है और इसके लिए कई विधियां हैं। जैसे पहला क्या है? संवर्धन माध्यम से अंतःग्रहण। तो लाइसोजाइम द्वारा इसकी कोशिका भित्ति को पारगम बनाया जाता है। फिर इसे संवर्धन माध्यम में पुनर्योगज डीएनए से क्या किया जाता है? मिला दिया जाता है। तीसरा, रूपांतरण द्वारा। इस विधि द्वारा कोशिका अपने परिवेश से विजातीय डीएनए खंडों को ग्रहण करता है और अपने अनुवांशिक पदार्थ में उसका क्या होता है? समावेशन करता है। पांचवा, यूकैरियोटिक पादप जंतु कोशिकाओं में पुनर्योगज डीएनए का प्रवेश। तो इसके लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई गई हैं। पहला क्या होता है? इलेक्ट्रोपोरेशन। तो अति उच्च वोल्टेज वाले क्षणित विद्युत आवेश द्वारा कोशिका में पुनर्योगज डीएनए को पुनः स्थापित करने को इलेक्ट्रोपोरेशन कहते हैं। दूसरा आता है माइक्रो इंजेक्शन। तो माइक्रो मैनिपुलेटर की सहायता से कोशिकाओं के केंद्रक, निषेचित अंडे के केंद्रक तथा एक या द्विकोशिकीय भ्रूण के फॉरिजन डीएनए को पहचानने की तकनीकी को माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं। और तीसरा क्या था? वो आता है माइक्रो प्रोजेक्टाइल या बायोलिस्टिक। तो टंगस्टन या स्वर्ण के भारी माइक्रो पार्टिकल्स को डीएनए से लेपित करके फॉरिजन डीएनए को अत्यधिक गति पर आकर्षण द्वारा पादप कोशिका में क्या करा जाता है? प्रविष्ट कराया जाता है या करा सकते हैं। इस तकनीकी का विकास प्रोफेसर स्टैनफोर्ड व उनके सहयोगी ने सन 1987 में किया था। अब आता है परिवर्तित कोशिका तथा परिवर्तित प्लाज्मिड का चयन। तो पुनर्योगित डीएनए वाली बैक्टीरियल कोशिकाओं को तथा उसमें
पुनर्योगित डीएनए वाले प्लाज्मिड को पहचानने के लिए वेक्टर में एम्फिसिलिन प्रतिरोधी जीन का समावेश कराते हैं और एंटीबायोटिक्स प्रतिरोधी जीन को मार्कर भी कहा जाता है। सातवां आता है पुनर्योगज डीएनए अणु का क्लोनिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का अंतिम चरण पुनर्योगज डीएनए अणु की अनेकानेक प्रतिलिपियां प्राप्त करना होता है। इस क्रिया में पुनर्योगज डीएनए बैक्टीरियल कोशिका के अंदर बारंबार द्विगुणन करता है, जिससे उसकी अनेक प्रतिलिपियां बनती हैं। केवल रूपांतरित जीवाणु कोशिका ही एंटीबायोटिक्स उपस्थित में जीवित रह पाती है। इसका चयन करके क्लोन लाइब्रेरी बनाई जाती है। एक क्लोन की सभी सेल में एक प्रकार ही पुनर्योगज डीएनए प्राप्त होते हैं। अथवा लास्ट पॉइंट आता है आपका पुनर्योगज डीएनए से विजातीय जीन की उत्पाद को प्राप्त करना। तो वांछित जीन को क्लोन करने, लक्ष्य प्रोटीन की अभिव्यक्ति को प्रेरित करने वाले परिस्थितियों को अनुकूलतम बनाने के बाद कोई भी इसका व्यापक स्तर पर उत्पादन कर सकता है। यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन की किसी विषम जात परपोषी में अभिव्यक्त हो तो इसे पुनर्योगज प्रोटीन भी कहते हैं। अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए बायोरिएक्टर का विकास हुआ और इन्हें फार्मेंटर भी कहते हैं। बायोरिएक्टर में जैव संश्लेषित पदार्थ परिष्कृति रूप में प्राप्त करने को अनुप्रवाहक संसाधन कहते हैं। अनुप्राहक संसाधन व गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण प्रत्येक उत्पाद के लिए क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पे क्लास 12th की चैप्टर नंबर 11 बायोलॉजी कंप्लीट है। ये एनसीईआरटी पर आधारित है। क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11। और आप चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे बिहार बोर्ड से, कोई भी बोर्ड से हैं, झारखंड बोर्ड से, मध्य प्रदेश बोर्ड से हैं, तो आप अपना नोट्स बना लीजिए। अगर आपको नोट्स बाय करना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8081323081 पर आप 299 में बाय कर सकते हैं। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।